अच्छा बच्चों, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ना, इसमें क्या था कि जितने केसेस हमने डिस्कस किए यहाँ पे, जैसे एक बार और मैं बहुत ही क्विकली तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे हमने जो ये फर्स्ट केस डिस्कस किया, फर्स्ट केस में क्या बोला कि ये मैंने कंडीशन बताया व्हेन टू प्लेन्स आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस में क्या बताया मैंने कि व्हेन टू प्लेन आर कोइंसिडेंट, इसका कंडीशन बताया। थर्ड प्लेन में जो क्या था कि थर्ड प्लेन जो था हमारा, ये जो थर्ड कंडीशन है, इसमें मैंने क्या बताया व्हेन थ्री प्लेन्स आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें मैंने क्या बोला, डेल्टा और डेल्टा ई ज़ीरो होगा और देयर इज़ नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। ये हमारा था थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या बताया, इफ़ एनी टू प्लेन्स आउट ऑफ द थ्री प्लेन्स आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट एंड द थर्ड प्लेन इज़ नॉन पैरेलल टू द टू पैरेलल प्लेन, मतलब कि कोई भी तीन प्लेन में से दो प्लेन ऐसे पैरेलल होगा और जो तीसरा प्लेन होगा ना ऐसे कट करेगा। ठीक है, तो भी ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। इस केस में क्या होगा कि डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा और एनी वन ऑफ डेल्टा आई इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस में क्या बोला, इफ़ टू प्लेन्स आउट ऑफ द थ्री प्लेन्स आर कोइंसिडेंट एंड द थर्ड प्लेन इज पैरेलल टू द कोइंसिडेंट प्लेन, अगर कोई भी दो प्लेन, तीन प्लेन में से दो प्लेन ऐसे कोइंसाइड कर जाए और जो थर्ड प्लेन होगा वो क्या होगा, इन दोनों कोइंसिडेंट प्लेन के पैरेलल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियस ये बात है सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और डेल्टा आई ये क्या होगा हमारा ज़ीरो होगा। तो ये भी बता दिया, ये हमारा फिफ्थ केस था। सिक्स्थ केस में क्या बोला कि इफ़ टू प्लेन्स आउट ऑफ द थ्री प्लेन्स आर कोइंसिडेंट एंड द थर्ड प्लेन इज नॉन पैरेलल टू द टू कोइंसिडेंट प्लेन, तीन प्लेन में से कोई भी दो प्लेन क्या होगा, ऐसे कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो तीन में से कोई जो दो प्लेन आपस में कोइंसाइड हो गया उसमें क्या होगा, मान लो कि प्लेन वन एंड प्लेन टू कोइंसाइड ऐसे हो गया, तो हमने क्या किया कि प्लेन वन या प्लेन टू में से कोई भी एक प्लेन हटा दिया। बिकॉज अगर प्लेन वन एंड प्लेन टू आपस में कोइंसाइड हो गया, इसका क्या मतलब है कि प्लेन वन एंड प्लेन टू ये दो डिफरेंट प्लेन नहीं है, ये एक ही प्लेन है। तो हमने क्या किया, प्लेन वन हटा दिया। अब हमने प्लेन टू और प्लेन थ्री को देखा कि इनके बीच में क्या हो रहा है। तो प्लेन टू और प्लेन थ्री क्या हो गया कि ये प्लेन टू है और ये प्लेन थ्री ऐसे कट कर गया। देखो ये प्लेन टू, ये प्लेन थ्री ऐसे कट कर गया। तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। बट ये जो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ये एक लाइन पर आएगा, तो ये एक लाइन पर होगा। तो इससे हम लोग इस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल पैरामीटर से इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें मैंने क्या बोला कि ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसमें भी डेल्टा और डेल्टा आई ज़ीरो हो जाएगा और इसे हम इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को वन सिंगल पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंगल पैरामीटर से इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को लिखेंगे। सेवंथ केस में क्या बोला, इफ़ ऑल द थ्री प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, अगर तीनों प्लेन, पहला प्लेन भी ऐसे, दूसरा प्लेन भी ऐसे और तीसरा प्लेन भी ऐसे, तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए, तो इनफैक्ट में ये तीन प्लेन का इक्वेशन नहीं होगा, ये एक ही प्लेन दे रखा है। ठीक है, पहले प्लेन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा प्लेन आ गया, फिर दूसरे प्लेन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीसरा प्लेन आ गया। तो ये तीन डिफरेंट प्लेन नहीं है, ये एक ही प्लेन है। तो हमने क्या किया कि उस तीन प्लेन में से किसी भी दो प्लेन को हटा दिया। ठीक है, अब जो थर्ड प्लेन बचा वो थर्ड प्लेन में हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड में से किसी भी तीन वेरिएबल में से किसी भी दो वेरिएबल को अल्फ़ा बीटा बोल दिया और थर्ड वेरिएबल को अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। बट ये जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा ये एक प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा सेवंथ केस। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, तुम्हें एक थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तक जितने भी हमने कंडीशंस पढ़े ना उसमें प्लेन्स या तो कोइंसिडेंट था या तो पैरेलल था। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन्स जो है ना ही कोइंसिडेंट हो ना ही पैरेलल हो और तब भी डेल्टा ज़ीरो हो जाए। फिर मैं बता रहा हूँ, अब जो मैं ये कोएक्सियल प्लेन बता रहा हूँ ना, इस केस में प्लेन जो होगा ना ही कोई भी दो प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना ही कोइंसाइड करेगा, फिर भी डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा। तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया था उसमें भी प्लेन पैरेलल नहीं था। बात को समझो, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो था तो हमें एक्स वाई और जेड का क्या वैल्यू मिला था, यूनिक सॉल्यूशन मिला था। उसमें भी जो था हमारा, उस केस में तीनों प्लेन्स जो था वो पैरेलल नहीं था, बट उसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिला था। तो यूनिक सॉल्यूशन में इनफैक्ट क्या हो रहा होगा कि एक प्लेन ऐसे है, दूसरा प्लेन ऐसे कट किया और तीसरा प्लेन ऐसे कट किया।
तो पहला प्लेन ऐसे, दूसरा प्लेन ऐसे, तीसरा प्लेन ऐसे कट किया, तो क्या होगा कि उनके बीच में यहाँ पे जो एक पॉइंट आएगा ना, वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना XYZ, वो हमें यूनिक मिलेगा, जो तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा या तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इस केस में डेल्टा जो होगा ना, डेल्टा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा 0 हो जाए और तीनों प्लेन्स आपस में नॉन पैरेलल हो, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एज अ सेपरेट केस। ये हमारा 7th पॉइंट है, कोएक्सियल प्लेन्स। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि कोएक्सियल प्लेन्स किसे बोलते हैं। अगर कोई भी मैंने बोला कि प्लेन 1, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 ये कोएक्सियल प्लेन है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है। अगर मैंने बोला ना प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 कोएक्सियल प्लेन है, इसका क्या मतलब है, किसी भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है। जैसे हमने क्या बोला, प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन इज कॉल्ड अ कोएक्सियल प्लेन। अगर कोई तीन प्लेन या तीन से ज़्यादा प्लेन अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोएक्सियल प्लेन। जैसे ये देखो, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है, ये तीनों प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन से पास कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, जो प्लेन के अंदर वाला जो है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये दिख नहीं रहा है। ये जो लाइन है ना, ये जो हमारा सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन से बाहर है। और ये जो हमारा प्लेन है, और ये जो हमारा, ये जो ऐसे करके जो है ना, ये डॉटेड लाइन, ये इनसाइड द प्लेन है, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के ऊपर से है और ये प्लेन के अंदर है। तो ये तीनों प्लेन ना इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, देखो बच्चे, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीनों पास कर रहा है। तो प्लेन P1, P2, P3 कोएक्सियल है। अब सुनो, 3D में तुम पढ़ोगे, बट अभी तुम ऐसे याद रखो कि अगर तीन प्लेन्स एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो किसी भी दो प्लेन को तुम तीसरे प्लेन के टर्म्स में लिख सकते हो। क्या बोला कि P1, P2, P3 अगर एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो किसी भी दो प्लेन को तीसरे प्लेन के टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तुम P1 को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स P2 प्लस म्यू टाइम्स P3। तुम P2 को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P3। तुम P3 को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2। किसी भी एक प्लेन को तुम दो प्लेन के टर्म्स में लिख सकते हो। यही बात यहाँ बोला गया है। इफ़ P1 एक प्लेन ले लिया हमने, ये P2 ले लिया, ये P3 ले लिया। यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, इफ़ P1, P2 एंड P3 आर कोएक्सियल प्लेन्स देन एनी वन ऑफ द थ्री प्लेन्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अदर प्लेन्स। हमने क्या बोला, P3 को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2। ये 3D में तुम पढ़ोगे, बट अभी तुम याद रखो। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, P2 को लैम्डा टाइम्स P1 प्लस बीटा टाइम्स P3। P1 को क्या लिख सकते हैं, गामा टाइम्स P2 प्लस डेल्टा टाइम्स P2। ठीक है। यहाँ ये जो केस मैं बता रहा हूँ, ये केस कब बता रहा हूँ, जब तीनों प्लेन्स नॉन पैरेलल हो, तीनों प्लेन्स नॉन पैरेलल हो बट फिर भी डेल्टा 0 आ जाए, उस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो अभी हमने 7 केस डिस्कस किया ना, तो उसमें क्या था कि दो प्लेन या तो आपस में पैरेलल था या तो कोइंसिडेंट था। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं होगा, कोई भी प्लेन कोइंसिडेंट नहीं होगा, बट फिर भी डेल्टा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास तीन प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो इस केस में भी डेल्टा और डेल्टा ही 0 होगा। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ भी डेल्टा और डेल्टा ही 0 होगा, सिस्टम क्या होगा, इनका कंसिस्टेंट होगा और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ये जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, एक लाइन पर मिलेगा। अब ये एक लाइन पर मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि इस इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन को हम एक सिंगल पैरामीटर से लिख सकते हैं। अब पहले तो मैं ये प्रूफ कर दूं कि डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 कैसे हो गया। तो मान लो लेट P1, P2, P3 आर कोएक्सियल प्लेन्स। हमने मान लिया कि P1, P2 और P3 कोएक्सियल प्लेन है। तो प्लेन है तो किसी भी प्लेन को दो प्लेन के टर्म में लिख सकते हो। तो हमने P3 को क्या बोला, लैम्डा P1 प्लस म्यू P2। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि P3 को ये लिखा और लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया P1 से और म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया P2 से। उसके बाद कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, तो ये हमें A3 मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, B3 मिल गया कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद, और ये हमें क्या मिल गया, C3।
ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल गया D3 इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2, C3 मिल गया इन टर्म्स ऑफ C1 एंड C2, B3 मिल गया इन टर्म्स ऑफ B1 एंड B2, A3 मिल गया इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। अब हमने डेल्टा लिखा, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ, देखो बच्चों मैं डेल्टा 1 ये कैसे ज़ीरो हो गया ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो डेल्टा ये हमने लिख लिया। अब A3 को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस म्यू टाइम्स A2, B1 को क्या लिख दिया, B3 को लैम्डा टाइम्स B1 प्लस म्यू टाइम्स B2, C3 को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स C1 प्लस म्यू टाइम्स C2, ठीक है। अब फिर एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में तुम पढ़ोगे, उसी प्रॉपर्टी को मैंने इस नेक्स्ट स्टेप में यूज़ किया है, सेम प्रॉपर्टी को। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो और कोई भी कॉलम दो एलिमेंट्स के सम में रिप्रेजेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट्स के सम में लिखा हुआ एनी रोज एंड एनी कॉलम, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट को तुम दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो और किसी भी कॉलम का एलिमेंट दो एलिमेंट्स के सम में है, या तीन एलिमेंट्स के सम में है, या चार एलिमेंट्स के सम में है, तो तुम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट, तीन डिटर्मिनेंट या चार डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। जैसे तुम देखो इस डेल्टा का जो ये हमारा R3 है ना, ये देखो दो दो एलिमेंट के सम में लिखा हुआ है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम में कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा। इसमें हमने क्या किया कि ये पहला एलिमेंट है ना, लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, इससे पहला डिटर्मिनेंट बना लिया। फिर ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, म्यू A2, म्यू B2, म्यू C2, इससे दूसरा डिटर्मिनेंट बना लिया। तो यहाँ से यहाँ कैसे आगे समझ में आ गया तुम्हें। अब फिर क्या है, एक फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक फैक्टर कॉमन है, ठीक है, तो तुम उस फैक्टर को तुम डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हो। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट में तुम पढ़ोगे। तो यहाँ देखो R3 में लैम्डा मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा को बाहर कर लिया, और यहाँ भी R3 में म्यू मल्टीप्लाई है, तो म्यू को बाहर कर लिया। तो अब यहाँ देखो फिर क्या हो गया, R1 एंड R3 क्या हो गया, सेम हो गया। फिर R1 R3 सेम हो गया, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो लैम्डा में क्या मिल गया, 0। ये बात क्लियर होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर दो एलिमेंट्स के सम में है, तो तुम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों डेल्टा 1 में। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे 0 हो गया। डेल्टा 1 को क्या लिखा हमने, D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब हमने क्या किया, D3 का वैल्यू डाल दिया, B3 का वैल्यू डाल दिया, C3 का वैल्यू डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या है कि जो R3 है ये दो एलिमेंट्स के सम में है, तो हमने इसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया। लैम्डा बाहर कर दिया, म्यू बाहर कर दिया। यहाँ देखो R1 R3 आइडेंटिकल हो गया, यहाँ देखो तुम R1 एंड R2 आइडेंटिकल हो गया, तो इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, तो डेल्टा 1 का वैल्यू भी 0 आ गया। सिमिलरली क्या होगा कि डेल्टा 2 भी 0 आ जाएगा, डेल्टा 3 भी 0 आ जाएगा, ये तुम खुद से चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने बोला कोएक्सियल प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास तीन प्लेन्स हैं और तीनों प्लेन्स पैरेलल नहीं हैं, फिर से सुनो, तीनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने केसेस बताए थे उसमें प्लेन्स आपस में पैरेलल थे या कोइंसिडेंट थे। यहाँ क्या हो रहा है, ना ही कोई प्लेन पैरेलल है, ना ही कोई प्लेन कोइंसिडेंट है, फिर भी डेल्टा 0 आ गया। इस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तीनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो इस केस में डेल्टा 0 आ गया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि तीनों प्लेन्स जो होगा वो कोएक्सियल प्लेन होगा। अगर कोएक्सियल प्लेन है तो क्या होगा कि तीनों प्लेन्स एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा।